नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पहले सूचित किया गया था कि हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एमपीपीएससी के पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे और उनसे आपके जो वर्तमान में जो सिलेबस चेंज किया है उससे लिंक करेंगे तथा उससे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर जो आपके इस आने वाले एग्ज़ाम में बन सकते हैं या उससे जो आपको सहायता हो सकती है कि जिससे आप अपने एक पढ़ने के एक नज़रिए को बदल सकें या एक एग्ज़ाम फोकस स्टडी कर सकें, या जो लिमिटेड टाइम स्टडीज़ होती हैं कि आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें और उसको रिकॉल कर सकें। ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताने वाले हैं तथा इसमें हम आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बताएंगे जिसके थ्रू आप पॉलिटी के क्वेश्चन को कोप अप कर सकते हैं तथा उनका एक प्रॉपर एक आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हम एक एमपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको किस वे में सॉल्व करेंगे और ये आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कि ये आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आप क्वेश्चन कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को आप कैसे कोप अप कर सकते हैं और आपको जो नए क्वेश्चंस आएंगे आप उनसे कैसे डील करेंगे। फिर देन सेकंड इसका आपकी एक जो सब्जेक्ट की जो समझ है, विषय की जो समझ है कि पॉलिटी को आप कैसे कोप अप करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें हेल्प करेंगी। फिर देन थर्ड की जो परीक्षक के विचार की समझ है, बेसिकली आप एमपीपीएससी एक एस्पिरेंट से क्या चाहता है और वो किस प्रकार की आपकी अपेक्षा रखता है आपसे कि आपका ज्ञान किस बेस का हो और आप कि अगर हम आपको एक सिविल सर्वेंट बनाएंगे तो आपकी जो समझ है वो किसी विषय के प्रति या किसी एक शोध के प्रति या एक डिफरेंट परिस्थितियों में आपकी समझ किस प्रकार वर्क करेगी। ठीक है। एक फोर्थ है कि आप इसके प्रश्नों का पूर्वानुमान करने लग जाएं। पूर्वानुमान आप कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई राष्ट्रपति का टॉपिक उठाया तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक ओवरव्यू आपके माइंड मैप में क्रिएट हो जाएगा कि अगर इस प्रकार के राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसे इस टाइप से डील करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। फिर देन फिफ्थ है कि आप स्वयं की परीक्षा या समझ, बेसिकली आप स्वयं के मतलब आप अपने सेल्फ के अंदर झांक सकेंगे कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे है और मैं कैसे इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, और अगर मेरे पास लिमिटेड टाइम है तो मैं ऐसे लिमिटेड टाइम में कैसे इन सारी चीज़ों को कवर अप कर सकता हूँ। बेसिकली 6 पॉइंट है इसका कि समय के अनुसार तैयारी। बेसिकली आपके पास 2 या ढाई मंथ के अप्रॉक्स आपके पास टाइम रिमेनिंग है, तो आप इस 2.5 मंथ में कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू आप अपने जो समझ है विषय के प्रति या जो क्वेश्चंस को डील करने का तरीका है वो आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देन बेसिकली जब हम एमपीपीएससी का सिलेबस उठाते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जो उसकी ये जो नया सिलेबस हमें अभी 2020 में चेंज हुआ है कि जो इसका 5th यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बेसिकली मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था की बात करी गई है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की संवैधानिक प्रणाली है, गवर्नर, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, और मध्य प्रदेश में पंचायती राज और नगरीय प्रशासन की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इसमें हम आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते जाएंगे, अगर इस प्रकार के कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको वहाँ पे नोट डाउन एक बताऊंगा, एक लिंक करूंगा आपके सब्जेक्ट से जो सिलेबस चेंज हुआ है और बेसिकली उसके जो क्वेश्चंस हैं आपको वो अभी कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। देन इसकी जो यूनिट 6 है हमारे जो नए सिलेबस की, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, संविधान सभा, संघ के कार्यकारी, राष्ट्रपति और संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक प्रणाली, ये सारी सिलेबस जो हमें यूनिट नंबर 6 में दिया गया है। और इसके आगे जब यूनिट नंबर 10 है उसमें जो हमें क्षेत्रीय संवैधानिक या सांविधिक निकाय जो दिए गए हैं, भारतीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, खाद्य संरक्षण आयोग आदि।
इस पूरे सिलेबस के बेस पे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको इन सिलेबस में अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आता है तो मैं आपको वहाँ पे नोट करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये आपके सिलेबस से कैसे रिलेटेड है, और जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसमें डिफरेंट डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं और आप उनको कैसे डील कर सकते हैं अगर वो उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो क्लासेस हैं वो हम किस टाइप से करने वाले हैं। बेसिकली इसमें वीडियो विल बी ऑन शॉर्ट टाइम टेकन। आपका जो वीडियो होगा वो एक शॉर्ट टाइम टेकन होगा, जिसमें आप जल्दी ही सारी चीज़ें कवर अप कर पाएंगे। वी विल वर्क इन फेजेस ऑफ क्लासेस। जब हम इसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो अप करेंगे तो हम इसमें एक प्रोसेस जो है वो पूरे एक फेजेस में करेंगे। फर्स्टली हम 2010 से 2021 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, एंड देन जब हमारे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएंगे 2010 से 2021 तक, देन फिर हम सेकंड फेज़ में जाएंगे जहाँ पर हम 2001 से 2009 तक के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड देन इसके जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि हमारी क्वेरीज को कैसे डील किया जाएगा, कि ऑल क्वेरी विल बी सॉल्व बाय मी थ्रू मैसेज और कन्वर्सेशन। आपको इसके लिए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको आप किसी भी क्वेश्चन के लिए या किसी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको स्पेसिफिक डीलिंग प्रोसीजर या फिर आप कैसे क्वेश्चन को डील करें, या सब्जेक्ट के लिए आपको अगर कोई स्पेशल स्ट्रेटजी या फिर किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो इसकी जो क्लासेस हैं वो एवरी डे अपलोड की जाएंगी, और इसमें जब हम जो एवरीडे क्लासेस होंगी हम एक क्लास में किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स को लेंगे और उनके साथ डील करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि अब अगर आपने क्वेश्चंस को मेजर किया हो और जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका यही होता है कि हम उनको नॉलेज बेस्ड होते हैं। बेसिकली हम कैसे इस अपने 2020-22 के एग्ज़ाम में हम कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें हेल्प करते हैं और हम कैसे उनको अपने माइंड में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी कैसे बेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि अब तक के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो 2021 तक के जो क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए हैं अब तक MPPSC में 2010 से, वो किस टाइप के क्वेश्चन थे। बेसिकली फर्स्टली वो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे कि आप स्वतंत्रता का मतलब एक डिफरेंट डायमेंशंस में टर्मिनोलॉजी कोई आपसे पूछी गई है, समानता का अधिकार जैसे आपसे पूछा गया है तो वो किस में है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो कि आपको मौलिक कर्तव्य कौन से पार्ट में है, नीति निर्देशक तत्व कौन से पार्ट में है और इनसे क्या समझते हैं, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। करंट अफेयर्स बेस्ड, बेसिकली जो चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं, जैसे अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ या फिर जो गोवा का चुनाव हुआ, तो इन चुनाव में ये चुनाव हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं हमें 2022 में, और बेसिकली इनकी जो प्रोसीजर्स हैं जो हमें वो कैसे हेल्प करेंगे हमारे एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हम इसमें फॉलो अप करेंगे। और देन फोर्थ पॉइंट है इसका गवर्नमेंट स्कीम एंड बजट बेस्ड। ये गवर्नमेंट स्कीम और बजट बेस्ड जो क्वेश्चन हमसे सीधे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, वो हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। और देन फिफ्थ इंटर रिलेशन बेस्ड, बेसिकली कि जब हम इंटर रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब हम जैसे अगर आपने देखा टीवी में कुछ चल रहा है जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, तो देन इस वॉर के क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, एंड देन हाउ कैन दे इम्पैक्ट ऑन योर स्टडीज़ एंड योर सब्जेक्ट एज वेल एज द सिचुएशन ऑफ द इंडिया। वो हमारे भारत की सिचुएशन को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं और वो उसके जो जनरल डायमेंशंस होते हैं वो भी हमें कैसे कलेक्ट करते हैं, हम जो इंटर रिलेशन करते हैं चीज़ों को, या फिर जो सब्जेक्ट के अंदर भी हम चीज़ों को जो इंटर रिलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हमें अब तक के क्वेश्चन पेपर में जो एक 5 डायमेंशन है वो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो बेसिकली हम जो MPPSC के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें सबसे पहले हम पॉलिटी के क्वेश्चन्स को डील करेंगे और हम उसमें देखेंगे कि और इससे आप अपने आप को अनुमान लगा सकते हैं कि वेयर आर यू एट दिस टाइम, जब एग्ज़ाम के 2.5 महीने पहले आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके तहत समझ सकते हैं। इसका जैसे सबसे फर्स्ट जो पॉइंट्स की जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उसके पॉइंट्स को टॉपिक को देखते जाएंगे कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड है और हमें उस टॉपिक को कैसे डील करना है। सबसे पहले जो भारत का संवैधानिक विकास है, जो इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड है। जो प्रोसीजर्स वहाँ पे सबसे फर्स्टली स्टार्टिंग में फॉलो अप करी गई या जो अब तक जो प्रोसीजर्स में उसमें जो चेंजेस हुए हैं
वो सारी चीज़ें कि संवैधानिक विकास जो तब से लेकर 1950 से लेकर अब तक इसमें क्या चेंजेस हुए हैं और इसमें जो जो चेंजेस हुए हैं वो किस टाइप से हुए हैं। दैन इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने, बेसिकली अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन ए 9 अनुसूचियाँ हैं, ऑप्शन बी 12 अनुसूचियाँ हैं, ऑप्शन सी 10 अनुसूचियाँ हैं, ऑप्शन डी 11 अनुसूचियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है, 12 अनुसूचियाँ हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया, जो अंगीकृत किया गया था, तब उस टाइम पे इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन एट दिस टाइम बाय टाइम इसमें जो चेंजेस हुए, संवैधानिक संशोधन हुए, इसके बाद इसकी संख्या 4 और अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं। अब इसकी वर्तमान में इनकी संख्या 12 अनुसूचियाँ हैं। अब वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। तो इसका जवाब आप लोगों ने सोच लिया होगा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर जब हम संविधान की जब हम ये संविधान बनने की प्रोसीजर देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब से जो संविधान की सबसे पहली संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। देन आफ्टर दैट 11 दिसंबर 1946 को जो इसकी दूसरी बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, देन ऑप्शन सी 14-15 अगस्त, जब हम क्वेश्चन सी देखते हैं अब, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो इसका आपका ऑप्शन ए है केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन बी है संविधान सभा, ऑप्शन सी है अंतरिम सरकार, ऑप्शन डी है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो इसका सही जवाब है संविधान सभा। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि 14-15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में जो अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 15 अगस्त को की प्रातः जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल को शपथ भी दिलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? तो इसका ऑप्शन ए है रामेश्वरी नेहरू, ऑप्शन बी है मीराबेन, ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। जैसा कि आपको पता होगा ये जो दोनों गीत हैं हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन, ये एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने गाए हैं। तो ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इसको। तो ये इसका ऑप्शन डी इसका सही है। फिर देन हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, जिसमें किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है। आपने जब संवैधानिक विकास पढ़ रहे होते हैं तो इसका सबसे फर्स्ट ये है ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1950 और ऑप्शन डी है 1952। तो इसका सही जवाब है 1950s। तो बेसिकली जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो इसमें यही पूछा गया है कि जो भारतीय संसद है जिसको ऑफिशियली जो अनाउंस किया कि इसको कब अपनाया या लागू किया गया, तो ये 1950 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपने इसमें ऑप्शन ए दे रखा है माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, नहीं ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जवाब आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शन बी इसका सही है
सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसमें जैसा कि आपने क्वेश्चन में पहले ही देखा होगा कि भारतीय गवर्नर जनरल की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन जब स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सी राजगोपालाचारी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो सेकंड जो हमारे इसमें जो सेकंड टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो है नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसमें हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ये है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो जब हम आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक हमें मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो जब हम मूल अधिकार पढ़ते हैं तो इसमें हमें ये डिफरेंट हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, चलिए हम उसमें से फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए समान आवास का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी धर्म पालन करने का अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। जब हम मूल अधिकार पढ़ते हैं तो हमें पता है कि ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक हमें समानता का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 25 से 28 तक हमें धर्म पालन करने का अधिकार प्राप्त है और ऑप्शन 19 से लेके 22 तक हमें स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। तो हमें जो ऑप्शन नंबर ए है जो समान आवास का अधिकार है वो हमें मूल अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए है 541, ऑप्शन नंबर बी है 543, ऑप्शन नंबर सी है 444 और ऑप्शन नंबर डी है 545। तो इसमें सही जवाब है 545 जो निश्चित सदस्य संख्या है। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम सदस्य संख्या है लोकसभा की वो 552 हो सकती है। जो संविधान में वर्णित है मैक्सिमम 552 हो सकती है, लेकिन 104वें संविधान इसमें जो 545 का स्ट्रक्चर है उसमें ये है 530 सीटों पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं जो कि राज्यों से लिए जाते हैं और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और दो सदस्यों को एंग्लो इंडियन के रूप में चुना जाता था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत दो एंग्लो इंडियन के जो सदस्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया है। इनका जो सीट्स थी उनको समाप्त कर दिया गया है। तो अब अगर इसकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है तो आप 543 सही होगा। फिर हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा की इसमें 8 क्वेश्चन में आपका 545 सही है। जो उस टाइम के बेसिस पे 2010 का जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसके बेसिस पे 545 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 220, ऑप्शन नंबर बी है 230 और ऑप्शन नंबर सी है 210 और ऑप्शन नंबर डी है 250। तो आपको जिसके बारे में पता ही होगा कि राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250 है। तो इसमें आर्टिकल 1881 के अनुसार जो राज्यसभा है उसमें 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, मैक्सिमम 250 है। ठीक है, तो जो इसके 238 सदस्य हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होते हैं। वहीं अनुच्छेद 83 के मुताबिक राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को इसमें नामित किया जाता है जो कला एवं विज्ञान संकाय के विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव जिन व्यक्तियों विशेष को होता है उनको 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। इन संविधान में 12 विशिष्ट व्यक्तियों को उच्च सदन राज्यसभा में स्थान देने के लिए नाम निर्देशन का सिद्धांत अपनाया गया है। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम सदस्य संख्या है वो 250 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वो उसमें ये है कि राज्यसभा कैसे भंग होती है कि अथवा राज्यसभा का विघटन किस परिस्थिति में राज्यसभा का विघटन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन ए है
सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति 5 साल बाद भंग करते हैं। ऑप्शन सी है लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका जो सवाल है इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। हर दो साल बाद इसके 1/3 प्रतिनिधि सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा 1/3 प्रतिनिधि नए प्रतिनिधि हर 2 साल में ज्वाइन होते हैं। ठीक है, चलिए ये जो राज्यसभा का जो स्थिति है वो ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह है। ठीक है, यह एक स्थायी निकाय है। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में से कौन स्थायी निकाय है, तो आप बता सकते हैं कि राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दादर एवं नगर हवेली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, क्योंकि 2010 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उस टाइम के हिसाब से गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लेकिन अब जिस टाइप से अभी जम्मू कश्मीर को विभाजित करते 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और दादर एवं नगर हवेली को गुजरात राज्य में मिला लिया गया, उसके बाद वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संसद का सचिवालय, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के अधीन है, ऑप्शन सी सरकार से स्वतंत्र है, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो इसमें आप ऑप्शन देख लिए हैं आपने, अब आप अपना अनुमान लगाइए और इसमें मैं बताता हूं कि ऑप्शन सी सही है कि जो भारतीय संसद का सचिवालय है वो सरकार से स्वतंत्र है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल में सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया, जब उस टाइम पे जिस टाइप की ब्रिटिश सरकार के बाद जो सिचुएशंस थी उसके बेसिस पे 1926 में ये विचार सबसे पहले सामने आया। स्वतंत्रता के बाद इस विचार को अपना लिया गया। आर्टिकल 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो कि सरकार से स्वतंत्र होते हैं। यह आपको याद करने की ज़रूरत है कि जो प्रत्येक सदन है उसके लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो सरकार से स्वतंत्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं राज्यसभा में, ऑप्शन बी विधानसभा में, ऑप्शन सी विधान परिषद में, ऑप्शन डी लोकसभा में। तो जैसा है कि आपको पता है इसका ऑप्शन डी सही है, लोकसभा में। यह बात आपको कि जब हम स्टडीज़ में हम ये बात जनरली जब संसद का चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये पता है कि जो वित्त विधेयक है उसके लिए लोकसभा को अनन्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। बेसिकली जो मेन लीड रोल है जो वित्त विधेयक के बनने में और उसकी जो प्रोसीजर्स को जो उसका इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें लोकसभा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वित्त विधेयक के अतिरिक्त जो अगर कोई भी विधेयक है तो उसमें दोनों सदनों को समान महत्व प्रदान किया गया है, लेकिन अगर वित्त विधेयक है तो उसमें लोकसभा को अनन्य शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विधानमंडल या मंत्रिमंडल, ये जो हमारा थर्ड टॉपिक है जिसमें हम फोर्थ टॉपिक एक्चुअली विधानमंडल और मंत्रिमंडल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए संसद के, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापति के। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए संसद के। लेकिन हमने इसमें ऑप्शन ए संसद इसीलिए लगाया है क्योंकि इसमें लोकसभा का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर इसमें लोकसभा का ऑप्शन दिया रहता तो हम एक स्पेसिफिक पॉइंट लोकसभा को इसमें पॉइंट आउट करते।
संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अतः इसका जो निकटतम उत्तर संसद होगा, ठीक है, चूंकि लोकसभा ऑप्शन में नहीं है इसीलिए हमने इसमें संसद को लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? क्वेश्चन मार्क है जो। फिर देन इसका ऑप्शन ए है लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी दोनों में से संसद के एक पटल पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, दोनों में से संसद के एक पटल पर। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो वित्त विधेयक है उसके लिए लोकसभा को अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन उसके अलावा अन्य विधेयकों के लिए दोनों सदन बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन है वो न्याय व्यवस्था से संबंधित है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र में जो न्याय व्यवस्था संचालित होती है वो किस प्रकार संचालित होती है। तो जिसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें ये है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास है। तो ये आपको सबसे पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है कि देश की बात चल रही है यहाँ पे। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास है। अगर यहाँ पर राज्य कोई स्पेसिफिक राज्य होता तो वहाँ पे हम उच्च न्यायालय कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देश की बात करी जा रही है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो देश के किसी भी न्यायालय से मुकदमा अन्यत्र न्यायालय में भेज सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। ऑप्शन ए है इसका राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा, लगाते हैं इसका ऑप्शन डी सही है, सर्वोच्च न्यायालय। जो भारतीय संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। संसद या राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो संविधान के किसी प्रावधान के प्रतिकूल है उसे न्यायालय अमान्य कर सकता है, ठीक है। अतः भारत को जो भारत में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है और यह सरकार या किसी अन्य शक्ति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकता है। अतः भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो निर्वाचन आयोग एवं राजभाषा से संबंधित है। जो क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो इसका ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो हमारा सही जवाब है वो है मौलाना आज़ाद। अतः मौलाना आज़ाद जो थे उन्होंने ही जो वयस्क मताधिकार की जो आयु थी वो 15 वर्ष करने की सिफारिश की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। ये क्वेश्चन जो हमने 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की जो बात की थी वो मौलाना आज़ाद ने की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने का समर्थन किया था, ठीक है। अतः जो स्थगन का प्रस्ताव था वो मौलाना आज़ाद ने दिया था। चलिए आज के क्वेश्चंस में इतना ही। इसमें हमने 2010 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको हमारी ये प्रोसेस है या जो हमारी जो एक नई प्रक्रिया है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है या किसी सब्जेक्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी विषय या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कस करने की आवश्यकता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स को कवर अप कराया जाएगा। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कस करना है वहाँ हम आपके माध्यम से उस टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। धन्यवाद। ये जो आंसर्स हैं वो आप देख सकते हैं।